नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो एक औरत के दिल की सबसे गहरी, सबसे उलझी हुई परतों को खोल कर रख देती है। मन्नू भंडारी की यही सच है, सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। आखिर सच है क्या? चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये शब्द दीपा अपनी डायरी में लिखती है। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसके दिल के अंदर मचे एक जबरदस्त तूफान का सबूत है। जरा सोचिए, एक तरफ है एक ऐसा प्यार जो सुरक्षित है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, और दूसरी तरफ अतीत का एक साया जो अचानक लौट आया है। तो हमारी कहानी शुरू होती है कानपुर में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है दीपा से। दीपा एक बहुत ही होशियार पीएचडी स्कॉलर है और उसकी दुनिया अपने बॉयफ्रेंड संजय के इर्द गिर्द घूमती है। सब कुछ परफेक्ट लगता है ना? अतीत में दिल टूटने के बाद दीपा ने अपने लिए एक छोटी सी महफूज दुनिया बना ली है। उसे लगता है कि चलो पुराने जख्म भर गए हैं और संजय के साथ उसकी जिंदगी वापस पटरी पर आ गई है। लेकिन क्या अतीत इतनी आसानी से पीछा छोड़ता है? क्या होता है जब अतीत सिर्फ दस्तक नहीं देता बल्कि दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर चला आता है? दीपा की इस शांत दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक ऐसी हलचल जो उसे अपने ही सच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देगी। अब दीपा के मन की इस उलझन को अगर हमें सच में समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में, उस दुनिया में जिसने दीपा जैसी लड़कियों को बनाया। क्योंकि ये कहानी सिर्फ दीपा की नहीं है, ये उस दौर की हर उस नई भारतीय स्त्री की कहानी है जो अपने पंख फैलाना चाह रही थी। मन्नू भंडारी नई कहानी आंदोलन की एक बहुत बड़ी आवाज थी। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, 1950-60 का भारत, आज़ादी के बाद का नया नया देश। शहर बन रहे थे, कारखाने लग रहे थे, और इस बदलते माहौल के साथ लोगों की सोच और उनके सवाल भी बदल रहे थे। तो नई कहानी में चल क्या रहा था? लेखक उन मुद्दों पर लिख रहे थे जो उस वक्त समाज में उबाल मार रहे थे। शहरों का तनाव, औरत मर्द की बराबरी का सवाल, पुराने रिश्तों पर उंगलियां उठ रही थीं। और इन सब के बीच में कौन थी? एक नई तरह की औरत, पढ़ी लिखी, नौकरी करने वाली, अपने सपने देखने वाली, बिल्कुल हमारी दीपा की तरह। और इस आवाज को सबसे मजबूती से उठाया मन्नू भंडारी ने। उन्होंने मिडिल क्लास औरतों के मन की उन बातों को लिखा जिन्हें कोई कहता नहीं था। उनकी हीरोइनें सिर्फ किरदार नहीं थीं, वो सोचने वाली, अपने फैसले खुद लेने वाली आज़ाद ख्याल औरतें थीं। तो इस बैकग्राउंड को दिमाग में रखते हुए चलिए वापस दीपा की कहानी में लौटते हैं। एक जॉब इंटरव्यू उसे कोलकाता ले जाता है। लेकिन ये सफ़र सिर्फ कानपुर से कोलकाता तक का नहीं है, ये सफ़र उसके दिल के अंदर भी होने वाला है। दीपा की ये इमोशनल जर्नी देखिए। पटना, जहां उसका पहला प्यार था और दिल भी टूटा था। फिर कानपुर, जहां उसने एक नई स्टेबल जिंदगी बनाई। और अब कोलकाता, जहां उसका बीता हुआ कल और आज दोनों आमने सामने आके खड़े होने वाले हैं। और कोलकाता में अचानक उसकी मुलाकात होती है निशीत से, उसका पहला प्यार। निशीत उसकी बहुत मदद करता है, उसका बहुत ध्यान रखता है, उसकी हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखता है। और धीरे धीरे दीपा के दिल में दबी हुई पुरानी यादें फिर से जागने लगती हैं। अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। यही तो दीपा की सबसे बड़ी उलझन है। एक तरफ संजय, भरोसेमंद, सेफ, लेकिन शायद थोड़ा बोरिंग। दूसरी तरफ निशीत, रोमांटिक, एक्साइटिंग, लेकिन जिसका कोई भरोसा नहीं। दीपा इन दो दुनियाओं के बीच में खड़ी है। कोई भी इस जगह हो तो क्या करे? तो फिर असली सच क्या है? आज का आराम या अतीत का वो रोमांच? दीपा को किस पर यकीन करना चाहिए? उस प्यार पर जिसे उसने आज बनाया है, या उस प्यार पर जिसने कभी उसे बनाया था? दीपा की ये उलझन इतनी सच्ची थी, इतनी रिलेटेबल थी कि ये सिर्फ किताब के पन्नों तक सिमटकर नहीं रही। चलिए देखते हैं कि कैसे इस कहानी ने पन्नों से निकलकर सिनेमा के बड़े पर्दे तक का सफर तय किया। साल था 1974। डायरेक्टर बासु चटर्जी ने यही सच है पर फिल्म बनाई, रजनीगंधा, और फिल्म जबरदस्त हिट हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या फिल्म ने कहानी की उस बेबाक, उस क्रांतिकारी आत्मा को जिंदा रखा था? 8 साल, कहानी के छपने और फिल्म के आने के बीच पूरे 8 साल का फासला था। और ये 8 साल बहुत मायने रखते थे। इन सालों में भारत बदल रहा था, लोगों की सोच बदल रही थी, और इस बदलाव का असर फिल्म पर पड़ना तो तय था। ये बदलाव देखिए कितने साफ हैं।
कहानी की जो दीपा थी वो आज़ाद थी, अकेले रहती थी, लेकिन फिल्म में वो एक शर्मीली परिवार के साथ रहने वाली लड़की बन जाती है। उसकी जो बेबाक सोच थी उसे दर्शकों के लिए थोड़ा आसान बना दिया गया। तो सवाल उठता है, ये बदलाव क्यों किए गए? शायद 1970 का दशक एक ऐसी हीरोइन के लिए तैयार नहीं था जो इतनी आज़ाद हो और अपनी भावनाओं को लेकर इतनी ईमानदार। ये उस समय के सिनेमा और समाज दोनों की हदों को दिखाता है। तो इन सब के बाद हम वापस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर यही सच है का मतलब क्या है? कौन है असली सच, संजय या निशीथ? जब दीपा कलकत्ता से लौट रही होती है और निशीथ उसका हाथ पकड़ता है तो वो अपनी डायरी में लिखती है, ये स्पर्श, ये सुख, ये क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। उस एक पल में निशीथ ही उसका पूरा सच बन जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही वो कानपुर पहुंचती है और संजय को देखती है, उसकी दुनिया फिर पलट जाती है। अब वो लिखती है कि संजय का स्पर्श ही सच है और निशीथ के साथ जो कुछ भी था वो सब एक धोखा था, एक सपना था। सच एक बार फिर बदल गया। और यहीं पे मनु भंडारी एक बहुत क्रांतिकारी बात कहती हैं। वो कहती हैं कि सच कोई पत्थर की लकीर नहीं होता। सच तो हमारी उस पल की भावना का आईना होता है, और भावनाएं तो बदलती रहती हैं। जो एक पल का सच है वो दूसरे पल का धोखा हो सकता है, और ये कोई गुनाह नहीं है। यही इंसान होने की सच्चाई है। तो आखिर में ये कहानी इस बारे में है ही नहीं कि दीपा किसे चुनती है। ये कहानी है दीपा की उस यात्रा की जिसमें वो अपनी ही भावनाओं को समझ रही है। ये एक औरत के उस हक की कहानी है कि वो कंफ्यूज हो सकती है और अपने मन की परतों को खुद खोलकर देख सकती है। तो शायद असली सच न संजय है न निशीथ। क्या हो अगर असली सच हो चुनने की आज़ादी, शक करने की आज़ादी और अपने दिल की परिभाषा खुद तय करने की आज़ादी। यही सच है, हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस पर क्या ख्याल है?